क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज मोटर्स। इसमें पहला जो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज इंडक्शन मोटर्स। इंडक्शन मोटर्स के अंदर जो अलग अलग तरह की आती हैं वो हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट, इंडक्शन मोटर्स, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर्स। तो रेजिस्टेंस से स्टार्ट करी जा रही हैं, दे आर आल्सो नोन एज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स, ठीक है, रेजिस्टेंस स्टार्ट। दूसरा है कैपेसिटेंस स्टार्ट, कैपेसिटेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स। तीसरा है, कई सारे वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं, कैपेसिटेंस स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। फोर्थ इज परमानेंट कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। इसके बाद है टू कैपेसिटर मोटर, टू कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। और क्या क्या होगा इसके अंदर, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इतने ही है। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर विच इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इसके अलावा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, परमानेंट कैपेसिटर, टू कैपेसिटर, इस तरह के अलग अलग चीजें। मतलब ये है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर वो है जिसके अंदर आपने रेजिस्टेंस लगा रखी है स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर। ये आप लोगों को याद है, मैंने आपको बताया था सिंगल फेज सप्लाई को आप दो फेज के अंदर स्प्लिट करना है। तो बेसिकली आप करते क्या है, मैं एक ही डायग्राम के अंदर चेंज करके आपको दिखाता रहूंगा। और देखो ये है स्क्विरल केज रोटर, ये है मेन वाइंडिंग, मेन और रनिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। इंडक्शन मोटर इतनी ही है, इंडक्शन मोटर खाली ये है। इसमें आप जो भी चीज ऐड करने वाले हैं, जो मेन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो खाली इतनी सी है। इसके अंदर जो भी चीज आप ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली एक कैटेगराइजेशन इसके अंदर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस स्टार्ट है, कैपेसिटेंस स्टार्ट है, कैपेसिटेंस स्टार्ट कैपेसिटर रन है, परमानेंट कैपेसिटर, टू कैपेसिटर। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का मतलब सीधे सीधे क्या है कि आपने यहां पर एक और वाइंडिंग लगा दी जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, आर वॉज वेरी हाई, इंडक्टेंस वॉज वेरी लो। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि आर वॉज वेरी लो, इंडक्टेंस वॉज वेरी हाई। तो आपने एक और वाइंडिंग लगा दी, ठीक। अब देखो आपने इसमें एक वाइंडिंग लगाई, दिस वॉज मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, हाँ मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। दिस इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक। मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग अभी डिस्कस कर रहे हैं हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर विच इज नोन एज रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो इसलिए इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि मेन वाइंडिंग और जो रनिंग वाइंडिंग है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि दिस इज हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि दिस इज लो इंडक्टेंस हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पहले एक और चीज देखो, मैं इसका एक काम ही करते हैं कि फेजर डायग्राम यहां बनाता हूं, फेजर डाया और टॉर्क, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स यहां, ठीक। देखो जब आपने इसके अंदर ये वाइंडिंग नहीं लगा रखी थी, जब आपने इसके अंदर वाइंडिंग नहीं लगा रखी थी तब आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे थे वो कैसे मिल रहे थे, ये आप लोगों को याद होगा। मैंने जो पूरा डायग्राम जो बनाया था वो इसके इस तरह निकल के आ रहा था, ये
इस तरह का था। तो इसमें आपको इस साइड वाला काम का आपका नहीं है, बिकॉज दैट सिंपली इंडिकेट्स कि रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, उल्टे डायरेक्शन के अंदर भी वर्क कर सकती है। ये वाली चीज याद है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप इस डायरेक्शन में घुमा देंगे तो इस डायरेक्शन में घूमती रहेगी, इस डायरेक्शन में घुमा देंगे तो उधर घूमती रहेगी, जिधर भी आप उसको धक्का दे देंगे उस तरह घूमती रहेगी। तो आपके काम की खाली एक साइड है। तो इसका जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर लाइक दिस, जहां पर दिस इज टॉर्क एंड दिस इज स्पीड। इसमें यह बात ध्यान देने की है कि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू, जहां पर स्पीड की वैल्यू 0 है, वहां पर स्टार्टिंग टॉर्क, जो टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू यहां पर 0 है। ये वो वाला केस है जिसमें आपने ये वाली वाइंडिंग नहीं लगा रखी है, ठीक है, खाली मेन वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग लगा रखी है, तब उसकी वजह से आपको ऐसे टॉर्क मिल रहा है। अब ऐसे में अगर आपने यहां पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग लगा दी, तब आपको जो कर्व मिलता है, मैं इसमें लेवल करते चलना अपने आप, मैं सीधे कर्व बनाते जा रहा हूं, जो आपको कर्व मिलेगा दैट कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह का मिलेगा। ये कर्व हो जाता है। दिस डिफरेंस इज नॉट मच बट देयर इज अ डिफरेंस, ये वाली चीज मिलती है। अब एक और चीज है, इसमें एक और काम आप कर सकते हैं, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन। रेजिस्टेंस आपने स्टार्ट करा, बस एक बार स्टार्ट हो गई, फिर आपने नॉर्मल इंडक्शन से ही रन करा। इसका मतलब क्या है कि फिर आपने ये वाली वाइंडिंग हटा दी, स्टार्ट करने के बाद में ये वाली वाइंडिंग हटा दी। ये हटाएंगे कैसे? उसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और वो स्विच यहां लगा होता है, रोटर में लगा होता है। वो स्विच जो होता है वो रोटर में लगा होता है, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एक फोर्स किसी भी चीज को अगर आप गोल घुमा रहे हैं तो उसको अंदर की तरफ फेंकता है, दूसरा फोर्स उसको बाहर की तरफ फेंकता है, फ्यूगल बाहर की तरफ फेंकता है, दैट्स करेक्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो चीजों को बाहर की तरफ धक्का देता है, बाहर की तरफ फेंकता है। तो आपने बेसिकली क्या काम कर रखा है कि इसके रोटर के ऊपर एक ऐसा स्विच लगा रखा है जो सेंट्रीफ्यूगली ऑपरेटेड है। फिलहाल आप खाली इतना समझिए कि स्पीड की वैल्यू अगर 1 लिमिट तक चल रही है वो स्विच क्लोज्ड है, 1 लिमिट से ज्यादा स्पीड की वैल्यू हो जाएगी तो उसको बाहर की तरफ धक्का देगा, स्विच खुल जाएगा। स्विच खुलने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो करंट जा रही है वो करंट इसके अंदर जानी बंद हो जाएगी। नतीजा क्या है, खाली एक ही करंट इसके अंदर जाती रहेगी मेन वाइंडिंग के अंदर। तो दिस इज रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन, इंडक्शन से ही रन कर रही है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपने इसके अंदर रेजिस्टेंस, एडिशनल रेजिस्टेंस के अंदर लगा के रखी थी एक पैरेलल के अंदर। तो नतीजा क्या है कि अगर आपने खाली पहला वाला केस जो था, केस नंबर 1, केस नंबर 1 है कि जिसमें आपने खाली मेन वाइंडिंग लगा रखी है, इस वन का इस वन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए देन दिस वन इज दिस इज लेट अस से दिस इज 0, दिस इज केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 है। और नहीं, केस नंबर 1 भी नहीं है एक्चुअली, दिस इज रेजिस्टेंस इंडक्शन मोटर, ये तो एक और केस है, सारी नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी इसके। चलो, तो दिस इज नंबर 1 विच इज रेजिस्टेंस इंडक्शन मोटर, रेजिस्टेंस इंडक्शन मोटर। 2 इज दिस, 3 इज दिस, 4, 5, 6। तो 0th वैल्यू वो है जब आपने कोई भी एडिशनल तरीका नहीं लगा रखा है। 1 वो है रेजिस्टेंस इंडक्शन मोटर, रेजिस्टेंस आपने उसके अंदर लगा के रखी हुई है। ऐसे में क्या हो रहा है, ये अगर वोल्टेज एक्सेस थी और आपने इसके अंदर ये वाली वाइंडिंग नहीं लगाई थी, तब जो करंट जा रहा था दैट करंट वाज IM एंड दिस करंट वाज लाइक दिस, ये करंट था IM। एंड एज यू कैन सी दिस इज हाईली इंडक्टिव इन नेचर, बहुत ज्यादा पूरे 90 डिग्री के आसपास में। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं ये जो वाइंडिंग है वो बहुत ज्यादा इंडक्टिव है, इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है। और खाली जिस तार से आपने वाइंड कर रखा है उस तार की जो अपनी रेजिस्टेंस आ रही है, बस खाली वही रेजिस्टेंस काम में आ रही है, बाकी इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस आपने नहीं लगा रखी हुई है। दिस इज बेसिकली IM। अगर आपने इसके अंदर ये वाली ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग भी आपने इसके अंदर लगा दी, स्टार्टिंग वाइंडिंग अगर आपने इसके अंदर लगा दी, तो इसके अंदर करंट जाएगा, दैट करंट इज IS एंड दैट करंट इज हाईली रेजिस्टिव इन नेचर। तो ये हो गया IS। जो टोटल करंट यहां से सप्लाई से लिया जा रहा है दैट इज I एंड दैट इज द वेक्टर सम ऑफ दीज टू। तो दिस इज I, ये आई जा रहा है, ठीक। तो होता क्या है, इसमें बनाया मैंने इस तरीके से, लेकिन होता एक्चुअली उल्टा है। होगा क्या, वोल्टेज जब आप इसको अप्लाई करेंगे, इसमें जब आपने यहां से यहां तक वोल्टेज दिया तो उसकी वजह से जो करंट यहां से खींचा जाएगा दैट करंट विल बी I। सबसे पहले करंट I खींचा जाएगा, ये करंट फिर 2 फेज के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, 2 फेज में बढ़ जाएगा,
2 पार्ट के अंदर बढ़ जाएगा, तभी इसको कहते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, तभी ये हो गई स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज हो गई। तो ये जो स्प्लिट फेज होने की वजह से जो आपको टॉर्क कर्व मिल रहा है, दैट कर्व इज बेसिकली दिस। अगर आपने इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया तो बेसिकली होगा क्या, एक लिमिट तक जो कर्व आएगा वो कर्व बेसिकली किस तरह का होगा, मैं नंबर 2 वाला भी इसी में बना रहा हूं। ये कर्व यहां से यहां तक आएगा और उसके बाद में यहां पर देयर विल बी अ ब्रेक, और ब्रेक कैसा होगा, जो ब्रेक जो होगा वो ऐसा होगा कि यहां से उसी कर्व पर अगर आगे बढ़ता रहता तो वो कर्व ऐसा जाता, लेकिन उसके बाद में जैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच खोला तो इमीडिएटली इंडक्शन खाली एक जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग की वजह से टॉर्क आएगी। तो इनिशियल जैसे कभी आपने आरपीएम मीटर आपने चेक कराओ, जिससे हम कार में गियर वगैरह डालते हैं, तो जैसे आप गियर चेंज करते हैं तो आरपीएम मीटर फॉल कर जाता है, फॉल करने के बाद फिर दोबारा उठता है, तो वो वाला जो डिप आ रहा है दैट डिप इज समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह से होगा। नहीं थोड़ा सा और कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ये यहीं पर ही हो गया, यहां से दिस इज द टॉर्क स्पीड कर्व फॉर नंबर 2, ये 2 के लिए ये वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपने सेंट्रीफ्यूगल स्विच खोल दिया, खोलने की वजह से जो बेसिकली ओवरलैप आ रहा है दैट डिप, ठीक, ये हो गया। अब ऐसे में थर्ड वन इज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। आप ये चाहते हैं कि आईएस में और आईएम में फेज डिफरेंस और ज्यादा बड़ा हो जाए। अगर आपने खाली ये वाली वाइंडिंग लगा रखी थी, उसके अंदर आईएस जा रहा है ऐसा, अगर आपने इसके साथ में यहां पर कैपेसिटर भी लगा दिया, कैपेसिटर भी लगा दिया, कैपेसिटर भी आपने इसके अंदर लगा रखा है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा रखा है, उसके साथ में इस वाइंडिंग के साथ में कैपेसिटर भी लगा दिया है, तब उसकी वजह से जो करंट ड्रॉ होगा ये आईएस वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों की वजह से ड्रॉ होगा, तो दैट विल बी ऑलरेडी लीडिंग। अगर खाली कैपेसिटर लगा रखा हो तो करंट जाता है ऐसा, ठीक, एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को दिखाना चाहिए, लेकिन मैं वोल्टेज सेम मान करके आपको इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग दिखा रहा हूं। ठीक, तो अगर खाली आईसी, अगर खाली करंट जा रहा होता कैपेसिटर की वजह से तो करंट ऐसा होता, और खाली इस वाइंडिंग की वजह से करंट ऐसा होता, तो जो वेक्टर सम बन के निकलेगा जब इन दोनों का, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो आईएस, अब ये आईएस हो गया ऐसा, ये आईएस है, अब आईएस ऐसा हो गया फॉर केस नंबर 3, केस नंबर 3 के लिए। और केस नंबर 3 में इसका मतलब आईएस में और आईएम में जब आपने एंगल और ज्यादा बढ़ा दिया है तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू आपको और ज्यादा मिलेगी, और यहां ब्रेक होगा और उसके बाद में ये ब्रेक होने के बाद में नेक्स्ट कर्व ये वाला फॉलो हो जाएगा। दिस इज कर्व फॉर नंबर 3। ये ध्यान दीजिए कि नंबर 2 के लिए ये था, नंबर 3 के लिए ये है। इसमें ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए सब लोगों को कि 2 के कंपैरिजन में 3 में आपको स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा मिल रही है, और नॉर्मल केस में यहां तक कि जहां तक सेंट्रीफ्यूगल स्विच आप नहीं खोल ले वहां तक आपको जो नॉर्मल रनिंग टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू ज्यादा मिल रही है, आपको मोर टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होगी। दिस केस नंबर 3 ये वाला हो गया। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन का मोटर का मतलब ये है कि आपने इसमें भी कैपेसिटर लगा रखा है, तो उसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है कि थोड़ा सा इसके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, थोड़ा सा इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, सो दैट इज मार्जिनली बेटर देन दिस। तो दिस इज नंबर 4, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4, और उसकी वजह से ये भी आपको ऐसा मिलेगा। तो दिस इज फॉर नंबर 3 एंड 2 एंड दिस इज फॉर नंबर 4। इसमें कैपेसिटर लगाने की वजह से आपको ये वाला टॉर्क जरूर बढ़ रहा है, लेकिन ये वाला टॉर्क में, स्टार्टिंग टॉर्क में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। दिस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाएगा इससे। एक्चुअली उल्टा है, क्यों? देखो, जब आपने इसके अंदर भी लगा दिया, इसका मतलब जो आईएम जो है वो आईएम इतना ज्यादा लैगिंग नहीं है, वो कम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इनका फेज डिफरेंस इन दोनों की अगर कम हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली करते क्या है कि जब आप ये वाला कैपेसिटर इसके अंदर भी लगा देते हैं तो ये कैपेसिटर उस रेटिंग का नहीं होता, इसी वजह से मैंने ये कर्व जो है ज्यादा करके दिखाया हुआ है। जब आप इसके अंदर भी कंडेंसर लगाते हैं तो इसकी कंडेंसर की रेटिंग चेंज हो जाती है, वो रेटिंग कुछ और होती है। तो नतीजा क्या है कि जिससे कि उनके अंदर फेज डिफरेंस बढ़ा के रखना होता है, खाली ये वाली चीज नहीं है। देखो ये चीज आप देखिए, आईएम अगर यहां है और आईएस आपने इधर कर दिया तब आपको फेज डिफरेंस बहुत ज्यादा वैल्यू मिल गई, लेकिन मान लीजिए आईएम की जो वैल्यू वो अगर ये हो जाती तो इन दोनों के बीच में, आईएस और आईएम के बीच में खाली इतना डिफरेंस रह गया, तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू एकदम ड्रॉप कर जाएगी।
स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम तभी मिलेगा जब आपको आईएस में और आईएम में मैक्सिमम फेज डिफरेंस मिलेगा, जितना ज्यादा फेज डिफरेंस। जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि फोर्थ के केस में ये वाली मार्जिनली बेटर हो रहा है, ये वाला मार्जिनली बेटर हो रहा है, प्लस इस केस में आपको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मिल रहा है, क्योंकि दोनों करंट आईएस और आईएम दोनों के दोनों उनका पावर फैक्टर इंप्रूव कर गया। आईएम जो था नॉर्मली इतना ज्यादा इंडक्टिव था कि उसने पावर फैक्टर बहुत बुरी तरह बिगाड़ कर रखा हुआ था, लेकिन अब इस केस में ये हो रहा है कि आईएम भी इंप्रूव कर गया, वो इतना ज्यादा लैगिंग नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज परमानेंट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इस केस में क्या होगा, ये 4 वाला मिटा दीजिए, इसमें 4 वाला यहां भी मिटा दीजिए, 2 वाला मिटा दीजिए, और इसको 3 वाले को इसमें जोड़ दो। ये परमानेंट कैपेसिटर। परमानेंट कैपेसिटर का मतलब क्या है कि आपने यहां पर इसमें ये नहीं लगा रखा और उसके अंदर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी नहीं लगाया हुआ है, दिस इज परमानेंट कनेक्शन। इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाया हुआ है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का एक एग्जांपल पंखा, जैसे फैन। फैन के अंदर आपने जो वाइंडिंग लगा रखी होती है, दोनों वाइंडिंग उसके अंदर होती है, ये रनिंग वाइंडिंग भी होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ साथ में कंडेंसर भी लगा रखा होता है, ठीक है। और कंडेंसर जब भी कभी आप ये वाली चीज देखते हैं पंखा बड़े धीरे धीरे घूम रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसका कंडेंसर चेंज कर देते हैं, ठीक। तो कंडेंसर ने जब काम करना बंद कर दिया तो उसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है कि वो वर्क नहीं कर पा रहा, ये चीज। क्योंकि उसके केस में आपको प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि इन दोनों के बीच में कंडेंसर ने जब काम करना बंद कर दिया तो करंट जो जा रही है आईएस और आईएम, इनके बीच में फेज डिफरेंस अगेन दोबारा इतना हो गया, इतना जरा सा रह गया। जरा से रहने की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क आपको अच्छी नहीं मिलती। लेकिन ये वाली चीज आपने कभी ध्यान नहीं दी होगी, मैंने ध्यान दिया बहुत अच्छी तरह, क्योंकि मेरे कमरे में पंखा रखा हुआ है जिसका कंडेंसर बिल्कुल बेकार है। तो आप स्विच ऑन करिए, कुछ नहीं होता, बड़े धीरे धीरे चालू होता है और चलता रहता है, बड़े धीरे 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 चलता रहता है। लेकिन उसको अगर मैं बॉल पेन डाल करके तेज से घुमाता हूं तो तेज तेज घूमना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है कि कंडेंसर का काम खाली हैवी स्टार्टिंग टॉर्क देना है, मेंटेन करना नहीं है स्पीड को। स्पीड मेंटेन हो जाएगी खाली इसी वाइंडिंग से। ये बड़ी यूनिक चीज है, ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए आप लोगों के कि स्पीड अगर मेंटेन करना है, मेंटेन करना बड़ा आसान काम है, खाली एक वाइंडिंग स्पीड मेंटेन करने के लिए काफी है। इसमें अगर आप देखते हैं ओरिजिनल फर्स्ट वाला कर्व भी अगर आप देखते हैं तो उसमें भी स्पीड की वैल्यू अगर यहां पर तो टॉर्क की वैल्यू आपको बहुत ज्यादा मिल रही है। तो स्पीड मेंटेन हो जाएगी अगर आपने एक डेफिनेट लिमिट तक उसको स्टार्टिंग टॉर्क दे दी तो कंडेंसर का काम खाली यहां पर हैवी स्टार्टिंग टॉर्क देना है कि आपको हर बार पंखे चलाते समय डंडे से घुमाना नहीं पड़े। सो दिस इज नंबर 5, ये नंबर 5 है। टू कैपेसिटर का मतलब क्या होगा कि आपने इसमें भी लगा रखा है, इसके अंदर भी लगा रखा है। परमानेंट टू कैपेसिटर मोटर, आपने इसमें भी कंडेंसर लगा रखा है, इसमें भी कंडेंसर, और ये इसके अंदर कंडेंसर लगाने का फायदा क्या है, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए आप इस वाइंडिंग के अंदर भी कैपेसिटर लगाते हैं। इस वाइंडिंग में मेन वाइंडिंग के अंदर कैपेसिटर लगाने का पर्पस खाली एक होता है और वो होता है इसका पावर फैक्टर इंप्रूव करना। जब रनिंग नॉर्मल केस में रनिंग हो रही है उस टाइम भी उसका पावर फैक्टर अच्छा रहे, खाली ये वाला काम होता है, ठीक। इसके अलावा एक और जो इसके अंदर 7वीं तरह की जो मोटर है दैट इज शेयर्ड पोल मोटर। शेयर्ड पोल मोटर, यह मोटर एकदम अलग तरह की है, हालांकि इसको समझना बड़ा आसान काम है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर आपका सारा जो पर्पस होता है वो क्या होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो मतलब इंडक्शन मोटर काम क्यों कर रही है, किसकी वजह से, कौन सी एक चीज है, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह है कि नॉर्थ पोल अभी अगर यहां था तो थोड़ी देर के बाद में घूम के यहां पे आ जाए, वही नॉर्थ पोल। ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ पोल गायब हो गया, यहां पर दूसरा नॉर्थ पोल प्रेजेंट हो गया, ऐसा नहीं है। ये वाला नॉर्थ पोल जो यहां पर था और यहां पर था और उसका साउथ पोल मान लीजिए यहां था, तो ये दोनों घूम करके ऐसे घूम जाएं और फिर ये ही घूम करके ऐसे हो जाएं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों ऐसा काम क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो जब घूमेगा तो उसके पीछे पीछे जो कनेक्टर्स लगा रखे हैं वो उसके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देंगे। ये रीजन है जिसकी वजह से उसको फिजिकली घूमना चाहिए। अब ये वाला काम सिंगल फेज शेयर्ड पोल मोटर के अंदर, मोटर इज लाइक दिस। ये रहा रोटर, रोटर किस तरह का होगा, स्क्विरल केज, ऑलवेज स्क्विरल केज। इसके अंदर एक पोल यहां लगा रखा है, पोल किस तरह का है, पोल देखो, पोल की शेप ऐसी है,
और इसके साथ में इसमें क्या है, आपने यहां पर एक बैंड लगा रखा है। बैंड का मतलब क्या है, सिंपल सी एक वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग आपने इसके चारों तरफ कस रखी है। इस पोल, दिस इज नोन एज शेडेड पोल, पोल की शेडिंग कर रखी है आपने, दिस इज नोन एज द शेडिंग बैंड और शेडिंग रिंग। ये शेडिंग रिंग है, वाइंडिंग है प्रॉपर। एक हार्ड वाइंडिंग होती है, बड़ी मतलब फ्लेक्सिबल वाइंडिंग नहीं होती, इट्स अ वेरी रिजिड वाइंडिंग। वो उसको आप निकाल नहीं सकते उसमें से। ऐसा नहीं कि आप उसको खिसकाने की कोशिश करें तो खिसक के निकल आएगी, ऐसा नहीं है। वो बड़ी हार्ड तार से करके आपको लगेगा मेटल का एक रिंग पहना रखा है उसमें, वो इतनी हार्ड तार की वाइंडिंग होती है, वो उसमें आपने इसमें बना रखी है। इसका पर्पस क्या है, दिस इंक्रीजेज द इंडक्टेंस ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट का इंडक्टेंस इंक्रीज कर दिया, उसकी वजह से क्या फायदा हो रहा है। बाय द वे उसके पहले देखिए किस तरह लगा होता है, ये रहा, ये इस तरह 4 पोल लगे हुए हैं। तो इसमें रिंग इस तरफ है, इसमें रिंग इस तरफ है, इसमें रिंग इस तरफ है और इसमें रिंग इस तरफ है। क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं, क्लॉकवाइज मोटर, अगर क्लॉकवाइज मोटर घुमानी है तो दोनों की जो ये अगर लीडिंग पोल टिप है, लीडिंग पोल टिप मतलब वो पोल टिप जो पहले टच करा जाता है, ट्रेलिंग पोल टिप मतलब जिस पोल टिप को छोड़ती हुई रोटर आगे की तरफ जाता है, ठीक है। तो लीडिंग पोल टिप वो है जिस तरफ से एंटर करता है, ट्रेलिंग पोल टिप वो वाला जिस तरफ से लीव करता है। तो हमेशा ये ट्रेलिंग पोल टिप की तरफ आपने इसको लगा रखा है चारों में। ऐसा मत नहीं करना है कि 2 में आपने लीडिंग में लगा दिया, 2 में आपने ट्रेलिंग में लगा दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ये आपने कर दिया। अच्छा, अब इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है वो इसी देखिए, शेडिंग रिंग है। देखिए शेडिंग रिंग की वजह से क्या होता है, एक नॉर्मल पोल अगर होगा, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पोल, तो इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है दैट फ्लक्स विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे पोल के सरफेस में फ्लक्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। टॉर्च अगर आप जलाते हैं तो पूरे में से लाइट बिल्कुल प्रॉपरली फोकस पूरे निकल रही है, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा डार्क, ज्यादा ब्राइट हो रही है, कहीं पे कम ब्राइट हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा, पूरे में बराबर बराबर निकल रहा है। तो इसका जो फ्लक्स वेक्टर होगा, फ्लक्स वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सिस समझ लीजिए, वो बिल्कुल इसके सेंटर में लाई कर रहा है, ये रहा फ्लक्स वेक्टर, ठीक। जैसा साइकिल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, साइकिल के किसी भी चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उस तरह से मतलब ये वो है जिसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए एक पोल ऐसा होता जिसके अंदर फ्लक्स सारा यहां इकट्ठा होता और यहां पे दूर दूर होता, तो फिर इसका फ्लक्स वेक्टर किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑब्वियसली। इसका फ्लक्स वेक्टर सारा यहां पे इकट्ठा है, तराजू की तरह समझ लो, जिस तरफ भी वेट ज्यादा है कांटा उसी तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ हो गया, यही अगर फ्लक्स सारा इस तरफ इकट्ठा है, मान ली सारा फ्लक्स इस तरफ इकट्ठा हो गया और यहां पे इक्के दुक्के हैं, तो फ्लक्स वेक्टर किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। आपका पर्पस क्या है कि इस फ्लक्स वेक्टर को इस पोल में इधर से उधर तक खिसकाएं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फ्लक्स पहले इसमें सारा इधर से निकले, फिर वही फ्लक्स पूरे में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होकर बराबर बराबर निकले, फिर वही फ्लक्स सारा इधर निकल करके सारा इधर इकट्ठा हो जाए और इधर से गायब हो जाए। एक पोल के अंदर से जितना फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स को अब वेरी कर दें, उस पोल में से जितना फ्लक्स निकल रहा है उसी फ्लक्स को कभी इधर से निकाल लें, कभी उधर से निकाल लें, अलग तरह से वो निकाल लें। ये आपका पर्पस है और ये पर्पस अचीव करना बड़ा आसान काम है। देखिए फायदा क्या है, फ्लक्स वेक्टर इधर से उधर तक घूम रहा है, तो रोटर का जो कंडक्टर यहां पे आपने लगा रखा है उसके हिसाब से वही चीज हो रही है जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड में हो रही थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके फ्लक्स वेक्टर के इधर से उधर तक घूमने की वजह से क्या है, इसको खाली ये दिखाई देने वाला है कि मेरा पोल इधर से उधर तक उसने भागना शुरू कर दिया। जो भी मेरे इमीडिएटली मेरे ऊपर जो भी पोल था जिसको मैं फॉलो करना है मेरे को, वो पोल इधर से उधर तक भाग रहा है, उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देगा। इसके अंदर इतनी अकल नहीं है कि वो ये डिफरेंशिएट कर सके कि पूरा का पूरा पोल इधर से इधर तक खिसक गया कि खाली फ्लक्स वेक्टर इधर से इधर तक खिसका है। यही मान लीजिए ये काम होता कि इस पूरा पोल इधर से इधर तक खिसक के आ गया होता, मतलब फ्लक्स वेक्टर पूरा यूं मूव कर गया होता, तो कंडीशन दूसरी हो गई थी। इसमें पोल फेस के अंदर फ्लक्स वेक्टर इधर से इधर तक मूव कर गया। तो यही वाला काम चारों पोल कर रहे हैं, इसलिए चारों तरफ जो कंडक्टर्स हैं अपने अपने पोल को कि फ्लक्स वेक्टर को फॉलो करने के लिए तो दौड़ना शुरू कर देंगे। अब ये पॉइंट क्या है कि ये वाला काम ऐसा क्यों हो रहा है, दैट्स ऑल, बस खाली इतना समझने के लिए बाकी रह गया है। अगर आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं तो क्यों हो रहा है ये ऐसा, वो बाकी बात है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई कि क्या हो रहा है, पोल फेस के अंदर फ्लक्स वेक्टर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है,
उसको फॉलो करने के लिए कंडक्टर भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर आपने क्या काम कर रखा था, उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, दिस मे बी अ गुड पॉइंट टू रिकॉल दैट कि उसके अंदर क्या हो रहा था। उसके अंदर क्या हो रहा था, जो स्टेटर था, स्टेटर के अंदर कई सारे आपने स्लॉट्स बना रखे थे इस तरह के। तो उसमें यह हो रहा था कि मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का नॉर्थ बना, यहां से यहां तक का साउथ बना, 1 से लेके 31 तक नॉर्थ बना, 32 से लेकर के 64 तक साउथ बना, सॉरी 32 तक ये बना, 33 से लेकर 64 तक ये बना। मान लीजिए ऐसा हो रहा है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद में क्या होगा, ये जो 1 से लेकर 32 तक जो था वो हो जाएगा 2 से लेकर 33 तक, फिर हो जाएगा 3 से लेकर 34 तक, फिर हो जाएगा 4 से लेकर 35 तक। इस तरह से एक एक स्लॉट खिसकता जा रहा है। नॉर्थ यहां है, साउथ यहां है, नॉर्थ यहां है, साउथ यहां है। थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, इस तरह घूमता जा रहा है। इसके अंदर खाली फ्लक्स यहां से वहां तक पहुंचा, खत्म। अगली साइकिल आ गई, फिर फ्लक्स यहां शुरू हुआ, वहां तक पहुंचा। जैसे स्कूटर की जो किक होती है वो अगर आपने देखा हो तो रेचेट एंड पिनियन वाला उसके अंदर केस होता है। आप किक मारते हैं, चल जाता है, फिर आप ऊपर जब लाते हैं तो फ्री हो गया, फिर आपने दबाया, फिर वो स्टार्ट हो गया, ये वाली चीज होती है। तो उसी तरीके से इसके अंदर इधर से यहां तक पहुंच गया, फिर खत्म हो गया, फिर अगली साइकिल शुरू हुई, फिर यहां से वहां तक गया, फिर अगली साइकिल शुरू हुई, फिर यहां से वहां तक गया। इसमें क्या हो रहा है, एक बार जब उसने घूमना शुरू कर दिया तो घूमता चला जाएगा। अब खाली एक प्रॉब्लम रह गई कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। पहले केस नंबर 1 आता है, फिर केस नंबर 2 आता है, फिर केस नंबर 3 आता है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज देखिए। ये पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल है। इसको आप फिलहाल ये समझ सकते हैं कि आप सब लोग साइकिल चला रहे हैं और ये एक पहाड़ है। साइकिल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि जहां पर आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है वो साइकिल आपको ताकत ज्यादा नहीं लगाने देगी। तो आपको ज्यादा परेशानी कहां होने वाली है, इसको अलग अलग जोन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक जोन नंबर 1 है, एक जोन नंबर 2 है, 3 और 4 1 और 2 की तरह समझ लो। वो साइकिल इस तरह की है कि ना तो आपको जल्दी से फोर्स लगाने भी नहीं देगी और जल्दी से अपना फोर्स कम भी नहीं करने देगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, तो कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्लोप आपको किस में ज्यादा मिल रही है, 1 और 2 में, मतलब 1 2 में किस में ज्यादा मिल रही है, और 1 में, और 3 और 4 में किस में ज्यादा मिल रही है, 4 में। तो 1 और 4 में साइकिल आपको परेशान कर रही है। अगर आप 1 में आप क्या चाहते हैं कि ज्यादा पेडल मारूं, नहीं मारने देगी। 4 में आप चाहते हैं पेडल कम कर दूं तो वो कम भी नहीं करने देगी। ऐसी साइकिल है। साइकिल के जो वो वेल्व होते हैं, जिनको साइकिल के जो लोकल मैकेनिक जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें पीछे का जो ये है, इसके अंदर ऐसे निकले होते हैं और इसके अंदर गोली लगी होती है, स्प्रिंग होता है इसके अंदर। और वो बेसिकली किस तरह का होता है कि अगर आप चेन को, मान लीजिए ये चेन है, अगर चेन इधर खींच रहे हैं तो दोनों खुल गए तो पहिए घूमना शुरू हो जाएगा। अगर आप उल्टा घुमाएंगे तो दोनों चिपक जाएंगे। ये तो था, ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए चेन फ्री घूमेगी। अब ऐसे में ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अगर आप निकाल दीजिए और यहां पर एक बकायदा पत्थर फिट कर दीजिए, तब क्या होगा, पीछे चलाएंगे तो पीछे चलेगी, आगे चलाएंगे तो आगे चलेगी। जब चढ़ाई पे तो आप चला रहे हैं साइकिल को, जब ढलान पे उतर रहे हैं तो साइकिल आपको चला रही है। आप पैर रोक नहीं सकते, चलते रहेंगे उसमें पैर, चेन टाइट नहीं, फिर आप पैर रोक ही नहीं सकते, वो चलते रहेंगे हर समय, क्योंकि आगे का मतलब आगे, पीछे का मतलब पीछे। तो अब इसमें क्या हो रहा है, उसी तरह की साइकिल समझ ली, उस तरह की है। अब प्रॉब्लम देखिए क्या है, ये शेडिंग रिंग जो है, शेडिंग रिंग ये वाला काम कर रहा है कि वो फ्लक्स को जल्दी से चेंज नहीं होने दे रहा। इस वाले केस में फ्लक्स जल्दी से बढ़ना चाह रहा है, शेडिंग रिंग फ्लक्स को जल्दी नहीं बढ़ने देगा। इस वाले पॉइंट पे फ्लक्स जल्दी से कम होना चाह रहा है, वो जल्दी से कम भी नहीं होने देगा, उसको इमीडिएटली चेंज नहीं होने देगा। अगर वो जल्दी से बढ़ना चाह रहा है, जल्दी से कम होना चाह रहा है, नहीं करने देगा। अगर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, हाँ तब पॉसिबल है। अगर धीरे धीरे कम हो रहा है, हो जाओ। तेजी से कम होना चाहते हो, नहीं होने दूंगा। तेजी से बढ़ना चाहते हो, तेजी से बढ़ने नहीं दूंगा। तो ये वाला पार्ट जब आया 1, इस टाइम फ्लक्स तेजी से बढ़ना चाह रहा है,
तो नतीजा क्या हो रहा है कि इसमें पूरे में फ्लक्स बढ़ता जा रहा था और ये वाला पार्ट इस पार्ट के अंदर फ्लक्स नहीं निकलने दे रहा। वो उसने पहले देखा इसके अंदर से पहले फ्लक्स नहीं निकल रहा था, अब भी नहीं निकलने दूंगा। तुम तेजी से बढ़ना चाह रहे हो, नहीं बढ़ने दूंगा। तो वो ये नहीं बढ़ने दे रहा, जितना फ्लक्स यहां पर आ रहा था वो नतीजा क्या होगा, वो पूरा फ्लक्स यहां पर आ जाएगा, यहां से निकलेगा। तो फ्लक्स वेक्टर आपको यहां पर आ गया केस नंबर 1 इस साइड में। जब 2 और 3 सिस्टम चल रहे हैं तो बराबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो पूरे में बराबर फ्लक्स बटा हुआ है। तो फ्लक्स वेक्टर बेसिकली सेंटर में आ गया। केस नंबर 4 में क्या हो रहा है, केस नंबर 4 से पहले पूरे में फ्लक्स बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब फ्लक्स कम होना चाह रहा जल्दी से, वो कम नहीं होने दे रहा। तो नतीजा क्या है, वो चाहेगा कि यहां से उतना ही फ्लक्स निकलता रहा जितना थोड़ी देर पहले निकल रहा था। तो वो क्या करेगा, यहां वाला फ्लक्स भी खींच के यहां पे ले आएगा। अब क्या होगा, केस नंबर 3 सारा फ्लक्स वेक्टर बेसिकली इस तरफ आ गया। बस ये चीज, इस तरह से फ्लक्स वेक्टर इस पोल फेस के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है, जिसको फॉलो करने के लिए कंडक्टर घूमने शुरू कर देते हैं। चारों पोल फेसेस के अंदर ये वाला काम हो रहा है और कंडक्टर घूमने शुरू कर देता है। रोटर रिएक्टेंस क्योंकि वेरी कर रहा है, इसीलिए इसकी वैसी हो रही है कि फ्लक्स इमीडिएटली जल्दी से बढ़ नहीं पा रहा, जल्दी से कम नहीं हो पा रहा है। इंडक्टेंस के बारे में वैसी प्रॉपर्टी आपको पता होगी, इंडक्टेंस की वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट कैटेगरी इंडक्शन मोटर्स। सेकंड कैटेगरी आएगी कम्यूटेटर मोटर्स, और थर्ड इज सिंक्रोनस मोटर्स, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स, अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर्स, और फोर्थ कैटेगरी इज स्पेशल मोटर्स।